नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव ने यह साबित कर दिया कि अब मुसलमान वोटर भी यह समझ गया है कि उसका वोट सिर्फ किसी पार्टी को या उम्मीदवार को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत तय करने के लिए है। तभी तो 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाले आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी आसानी से जीत जाती है। और सोचिए, अखिलेश यादव की खुद की छोड़ी हुई सीट पर जहां 26% यादव और 24% मुसलमान वोटर हैं, वहां भी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ बाजी मार गए। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे भी अभी निरहुआ। तो क्या मुसलमान वोटर की बीजेपी को लेकर सोच बदल रही है, या कम से कम अखिलेश यादव पर से उसका भरोसा उठ चुका है? और यह बात सोचिए, सबसे पहले किसने कही? खुद आजम खान ने। सुनाते हैं आपको। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। और कैसे वजह बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? तो आपने सुना आजम खान का दर्द कि मुस्लिम बस्तियों से भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिले। और असदुद्दीन ओवैसी तो पहले भी कहते थे, आज फिर कह रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी जैसी निकम्मी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। यह शब्द उनका है। बीजेपी को हराना अखिलेश यादव के बस की बात नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि भाजपा जीत गई। यकीनन मुझे तकलीफ है। जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा समाजवादी पार्टी से, नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुक़द्दर के फ़ैसले खुद करेंगे आप। वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? भाई गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता कि आसमान गिर जाता, और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहाँ पर। और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। कि रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है, ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। खैर, ओवैसी तो पहले भी कहते थे, इसलिए आप कहेंगे इसमें नई बात कुछ नहीं। लेकिन अब तो अखिलेश यादव के सहयोगी भी कहने लगे हैं कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा को हराने के लिए अखिलेश यादव को अपने एसी कमरे से बाहर निकलना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके हम मुकाबला कर सकते हैं। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र में आज हम पूछ रहे हैं कुछ सवाल। आपके सामने आ रहे हैं सवाल। ये पहला सवाल, क्या मुसलमानों को भी अब मोदी और योगी ही पसंद हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या मुसलमानों का अखिलेश यादव से अब मोह भंग हो चुका है? आजमगढ़ और रामपुर के नतीजे क्या यही बताते हैं? तीसरा सवाल, क्या अब अखिलेश यादव से नहीं हो पाएगा? यानी अखिलेश यादव के बूते की बात नहीं, भाजपा को चुनौती देना।
और चौथा सवाल ये कि ये नतीजे क्या बताते हैं? क्या मोदी के लिए 2024 का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज का कुरुक्षेत्र होगा। आइए सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाहिद लारी खान बीजेपी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। कलीमुल हफीज साहब AIMIM से हमारे साथ हैं और प्रोफेसर शेख सदीक हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट टीपू सुल्तान पार्टी। शिवम त्यागी ज्वाइन करेंगे, हमें भाजपा समर्थक हैं। रुचि कुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की ब्यूरो चीफ हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे जो एक बहुत खास मेहमान अभी अभी जुड़े हैं उनके पास आपको ले जाना चाहते हैं। दिनेश लाल यादव जी उर्फ निरहुआ, जो लोग प्यार से उनको जानते हैं, उनके करोड़ों प्रशंसक, और अब वो जो है नवनिर्वाचित सांसद हैं आजमगढ़ के। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि ये करिश्मा आपने किया कैसे? आजमगढ़ के तो लोग, आजमगढ़ में लोग मानते थे मुलायम सिंह जी जहां सांसद रहे, अखिलेश यादव जहां सांसद रहे, आपके सामने यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव अब वो चुनौती दे रहे थे, ऐसे में निरहुआ वहां क्या करेंगे? लोगों को कुछ आश्चर्य भी है? नहीं, आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोगों ने जो जनता के लिए काम किया, तो उस पे हम लोगों को भरोसा था कि जो कल्याणकारी योजनाएं घर घर पहुंची है, जनता तक पहुंची है, तो वो जनता आशीर्वाद देगी, और वो भरोसा जो था हम लोगों का इसीलिए था। नहीं दिनेश जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव में बहुत सारे पैमाने होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अब आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस बार लड़े, और पिछली बार भी आप अखिलेश यादव के सामने लड़े थे, आपने भी टक्कर दी उस बार, यहां देखें 26% यादव वोट है, 24% मुसलमान वोट है, तो ये 50% वोट बैंक तो ऐसा है जो अखिलेश यादव मानते हैं मेरी झोली में। वो तो शुरुआत ही 50 से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम लोग निवेदन करने आए थे आजमगढ़ में कि ये जो जाति के समीकरण को देखते हुए आप लोग चलते हैं, उससे हमारा आजमगढ़ पिछड़ गया है, और बाकी जगह जो है बहुत तेजी से विकास हो रहा है, बाकी जगह लोग इससे ऊपर उठ चुके हैं। तो आप लोग भी, समय के साथ बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप लोग भी बदलिए। ये निवेदन करने आए थे कि आप लोग बदलिए, अब जाति धर्म से उठिए, ये परिवारवाद से उठिए, ताकि हम लोग आजमगढ़ का विकास कर पाए। तो ये बात जो है हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, आजमगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस बार जो है आप मानेंगे कि लोगों ने ये समीकरण तोड़ दिया जाति धर्म वाला, और हर बिरादरी और हर धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। नहीं, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विधानसभा चुनाव जो भी हुए 4 महीने पहले, उसमें भी ये बात देखी की गई, यादव वोट जो है और मुस्लिम वोट जो है, एक तरफा इन्होंने जो है अखिलेश यादव का साथ दिया। ये बात आंकड़ों से स्थापित होती भी है। इस बार आपने ऐसा क्या समझाया? आप कह रहे हैं आपको यादवों ने भी वोट किया और मुसलमानों ने भी वोट किया। जी, हमने यही निवेदन किया कि देखिए, आप लोगों ने बार बार लगातार जिस पार्टी को समर्थन दिया, वो सत्ता से दूर रह के और आजमगढ़ में कुछ काम नहीं कर पाई। फिर भी आप क्यों जिद ठान के बैठे हैं कि हमारे यहाँ का काम हो ना हो, भले जी निरहुआ जी, हम पता चलता है सत्ता सरकार है प्रदेश में, तो लोग चलते हैं। 1.5 साल की बात है, ले लीजिए, मेरे ले लीजिए, मेरे ले लीजिए, अगर मेरी पार्टी लोग हैं वो आपके आजाद का विकास नहीं चाहेंगे, तो फिर आप मैं है, फिर आप देना होगा। उन्होंने कि चलो कह रहा है हम लगातार सत्ता से रहे आजमगढ़ के लोग, एक बार सत्ता चल के देख आजमगढ़ का विकास, फिर आगे आशीर्वाद। जी, लेकिन किसी सीट की एक लेगेसी होती है। देखिए, दो मुख्यमंत्री हैं जो यहां से सांसद रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी, उनके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव जी, तो एक ऑरा बन जाता है कि ये वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऐसा क्या आपको वहां पर जाकर कुछ महसूस नहीं हुआ, या उल्टा आपको लगा कि अखिलेश यादव के लिए कुछ नाराजगी भी थी वहां के लोगों में?
दिनेश जी, आपको मेरी आवाज मिली? जी 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 सर, जी सर। जी, मैं आपसे पूछ रहा था कि मुलायम सिंह यादव जहां से सांसद रहे हो, अखिलेश यादव जहां से सांसद रहे हो, तो लोगों में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या आपको ऐसा कोई प्रभाव वहां लोगों के बीच में इनका नहीं दिखा, यादव परिवार का, या उल्टा कोई नाराजगी भी दिखी अखिलेश यादव से? नहीं, नाराजगी तो लोगों को थी, क्योंकि जब मैं गया लोगों के बीच में और मैंने उनको समझाया, उनसे बात किया कि मैं ये मानता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने आजमगढ़ के लिए काम किया। अखिलेश यादव जी जब थे सत्ता में तो उन्होंने काम किया। पर अब जब वो सत्ता से दूर हैं, अब तो जिसकी सत्ता है वही काम करेगा ना। आप लोग क्यों फिर जिद ठान के बैठे हो? तो लोगों ने भी ये बात कहा कि सही बात है, हम अगर यहाँ से उनको जिता देते हैं तो जीतने के बाद वो जाते हैं पर सत्ता में होते नहीं, कुछ काम कर पाते वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये बात माना आजमगढ़ ने कि बात सही है, हम लोगों को सत्ता के साथ चलना है। और पूरे देश का जब प्यार मोदी जी को मिल रहा है, पूरे प्रदेश का प्यार जो है योगी जी को मिल रहा है, तो आजमगढ़ पीछे क्यों रहे? तो ये बात आजमगढ़ को भाई समझ में आई और आजमगढ़ ने अपना आशीर्वाद दे दिया। देखिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि अब बसपा ने आपको ये चुनाव जिता दिया। अब आप जो तीसरे प्रतिद्वंदी थे उनको भी अच्छा वोट मिला, 2.5 लाख के करीब का, गुड्डू जमाली साहब, वो कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव न लड़ते, मुसलमान वोट न बंटता, तो ये अखिलेश यादव के पार्टी की हार ना होती। तो इनको बोलिए फिर अकेले दौड़े तो फर्स्ट आएंगे, 3 आदमी फिर न दौड़े, अकेले दौड़े और दौड़ के फर्स्ट आ जाए। ये कौन सी बात है? अरे भाई, आप प्रतिस्पर्धा में उतरेंगे। जी निरवा जी, दरअसल हमसे कहीं गाड़ी में चलते हुए बात कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। लेकिन उनकी बात सामने आ गई, तो वो ये कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं बसपा की वजह से जीते, तो वो जिनको लगता है कि अकेले लड़के ही जीत सकते हैं, फिर वो अकेले ही दौड़े, ये उनका जवाब था। बहरहाल, अपने मेहमानों के पास हम जाते हैं। मैं नाहिद लारी खान जी के पास सबसे पहले जाना चाहता हूं। नाहिद जी, ये जो चुनाव में आपकी हार हुई है, भाजपा कह रही है हमने ये जो अभी तक लोग कहा करते थे कि ये गढ़ हैं किसी के, यादव परिवार का गढ़ है आजमगढ़, आजम खान का गढ़ है रामपुर, ये मिथक हमने तोड़ दिया है। और उनका कहना यह है, अभी जैसे आप निरहुआ जी को भी सुन रही थी, कि जो लोग वोट बैंक समझते थे कि ये हमारे यहाँ कहीं नहीं जा सकते, फिर चाहे वो यादवों और खास तौर पर मुसलमान, रामपुर की बात करें, 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट, वहां पर बीजेपी की जीत होना बताती है कि सबने ये सोचा है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, ये नहीं देखना है कि सामने भाजपा है और हमें बताया जा रहा है कि इसको हराना है। सौरभ जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उपचुनाव तो 3 हुए हैं ना, 2 उत्तर प्रदेश में हुए और 1 पंजाब में भी हुआ, उसकी बात आपने जिक्र तक नहीं किया, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे। वही पंजाब जहां अभी जो उपचुनाव हुआ है वहां बीजेपी 4थे नंबर पे थी, शिरोमणि अकाली दल और आप पार्टी और कांग्रेस से पीछे थी, 4थे नंबर पर जमानत जब्त हुई है। वही स्टेट है जहां पर मोदी जी ने कहा था कि मेरी जान बच गई। और ये भी देखने वाली बात है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां वहां बीजेपी हारती है। चाहे आप पंजाब ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, दिल्ली में गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में दिल्ली में हारी है आम आदमी पार्टी जीती है। और अभी 3 महीने पहले भी जो उपचुनाव हुए थे बिहार बंगाल में, तो जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी की, जबकि बिहार में नीतीश जी ने मना कर दिया था कि नहीं, हम यहाँ बेईमानी से चुनाव नहीं कराएंगे। नहीं जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, फिर यहाँ से चर्चा बढ़ जाएगी आगे। मैंने आपसे रामपुर आजमगढ़ की बात इसीलिए की क्योंकि आपकी पार्टी पंजाब में और बिहार में और दिल्ली में तो चुनाव लड़ती नहीं है, आप तो यूपी में ही चुनाव लड़ती हैं, तो मैं आपसे यूपी की बात करूंगा पहली बात। और एक सेकंड, और भाजपा जो है अगर 4थे नंबर पर पंजाब में आई तो विधानसभा में भी आई थी, तो उपचुनाव में आई तो हैरानी नहीं है। लेकिन ये 2 सीटें एक पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी थी बतौर सांसद, एक आजम खान साहब ने छोड़ी थी बतौर सांसद, इसीलिए मैं इनकी बात आपसे कर रहा हूं। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई सौरभ जी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां बीजेपी हार जाती है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। सत्ता बल, बाहुबल, धन बल, छल कपट के बूते बीजेपी सत्ता में आती है और चुनाव जीतती है। तभी आप देखिए कि वोट परसेंट भी बहुत कम हुआ इस बार। 2000 अच्छा, तो नायक जी फिर 2018 में ये गोरखपुर, 2018 में योगी जी की सरकार में फूलपुर और गोरखपुर का चुनाव कैसे हार गई थी बीजेपी?
देखिए 2018 की बात अलग थी, 2022 की बात अलग है। कैसे? इसलिए अलग है, मैं आपको बताऊं, इसलिए अलग है क्योंकि जिस प्रकार से अभी 2022 में 60% जनता ने, उत्तर प्रदेश की 60% जनता ने बीजेपी को नकारा है। 2017 के मुकाबले इनका 2% वोट भी कम हुआ है, 52 सीटें कम हुई हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ अपना आशीर्वाद दिया और उनको हमारी सीटें भी बढ़ी है, 72 सीटें बढ़ी, हमारा 33.3% वोट शेयर बढ़ा। और यहीं अगर बैलेट के बेसिस पे जो हमें वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 51% वोट मिला, उस हिसाब से हम 304 सीटें जीत रहे थे। नहीं जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तर्कों में खुद उलझ रही हैं। अरे आप खुद कह रही हैं कि इस बार चुनाव में आपकी सीटें इतनी बढ़ गई, आपका वोट इतना बढ़ गया, फिर भी आप हार गई। पार्टी को 38%। अरे मैं तो आपकी बात, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2017 के मुकाबले आपकी पार्टी का वोट इतना बढ़ गया, सीटें इतनी बढ़ गई, आपकी ताकत बढ़ी ना, इसका मतलब बीजेपी की ताकत कम हुई 2017 से यूपी में, और फिर भी आप चुनाव हार गए। अखिलेश यादव की सीट हार गए, आजम खान की सीट हार गए। मैं आपको जवाब दे दूं जी, मैं आपको जवाब दे दूं। स्वार, टांडा, दड़ियाल, ये जो है इन सब जगहों में पुलिस का तांडव देखने को मिला और तमाम वीडियोस भी सामने आई। स्पष्ट रूप से ये सामने आया कि जो पोलिंग स्टेशन जहां पे 900 मतदाता थे वहां केवल 6 वोट हुए और जहां 500 मतदाता थे वहां केवल 1 वोट हुआ। वहीं पास में जो अपर कास्ट हिंदूज का जो गांव है वह 60% वोटिंग हुई। ये कैसे हो गया? और फिर जब तक वोटिंग जब काउंटिंग हो रही थी, चाहे रामपुर ले लीजिए चाहे आजमगढ़ ले लीजिए, 16th राउंड में रामपुर और 19th राउंड तक आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी बहुत आगे थी, हम जीत रहे थे। और यहां तक कि आजमगढ़ में जो है, जो मे सीट है, मे वहां पर जो एरिया है वो बीजेपी का गढ़ है, वहां अपर कास्ट हिंदूज रहते हैं, वो बीजेपी का गढ़ है, वहां भी समाजवादी पार्टी जीत रही थी। और उसके बाद अचानक जो है बीजेपी बहुत दूर थी, उसके बाद अचानक पूरी चीज चेंज हो गई और बीजेपी जीतने लग गई और समाजवादी पार्टी हारने लग गई। तो किसने किया? मतलब ये प्रशासन ने किया कि ईवीएम ने किया कि इलेक्शन कमीशन ने किया? किसने किया? एक बार एक का जवाब और दे दीजिए बस, फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं, एक आपको और महत्वपूर्ण ये बता दूं बात कि जिस प्रकार से मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक जाने नहीं दिया, इसकी पुष्टि जो है खुद बीजेपी के मंत्री औलख जी ने की। उनकी फोटो तमाम अखबारों में आई कि वो पुलिस की पिटाई से पीड़ित मतदाताओं को जो है पोलिंग स्टेशन तक ले जा रहे थे। ये लिखा हुआ था अखबार में और दैनिक जागरण अखबार की न्यूज बता रही हूं आपको। तो इसकी पुष्टि तो खुद बीजेपी के मंत्री ने किया है कि पुलिस ने वहां जो मतदाताओं को पुलिस प्रशासन, ईवीएम, पोलिंग एजेंट, इन सब की मतगणना करने वाले, इन सब की वजह से आप चुनाव हारी हैं। इससे इसका कोई सरोकार नहीं है कि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। हो सकता है मुसलमानों ने भी वोट नहीं दिया, हो सकता है यादवों ने भी आपको इस बार वोट नहीं दिया, और हो सकता है इसमें से बहुतांश वोट जो है वो बीजेपी को गया हो। ये आप मानने के लिए राजी नहीं है। बहरहाल मैं अब जाना चाहता हूं शर्ल मणि त्रिपाठी जी के पास। बहुत सारी बातें आपने सुनी ली है नाहिद जी से। उनका कहना है कि भाई चुनाव, आपने वीडियोस नहीं देखे? तमाम वीडियोस नाहिद जी आप बता ही रही हैं, अब मेरे देखने की क्या जरूरत है? आप जो आपने देखा आपने बता ही दिया, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। जरा 1 मिनट प्लीज, अब जरा आपकी बातों का जवाब ले लीजिएगा शलभ जी से। जी शलभ जी। सौरभ जी, मैंने बहुत धैर्य से सबकी बात सुनी। मुझे लगता है कि मुझे भी धैर्य से अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। अभी आपने सुना समाजवादी पार्टी की जो बहन बैठी हैं, अपर कास्ट हिंदू भाजपा का वोटर होता है, इनका कहना है, मुसलमान हमारा वोटर होता है। ओवैसी साहब क्या कह रही है आपने सुन ही लिया। दरअसल यही वो वजह है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर सिमट गई है। लोकसभा में केवल 3 MP रह गए समाजवादी पार्टी के। क्यों? क्योंकि जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, कोई ऐसा वाद नहीं है जो समाजवादी पार्टी ने छोड़ा हो। और यही कारण है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको भी ये समझ में आया कि आपने केवल वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया। जो यदुवंशी भाई हैं उनको भी देखिए आपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि निरहुआ जब वहां का बेटा बनकर उनके बीच में पहुंचे, आप निरहुआ को किससे लड़ा रहे थे? आप लाके बदायूं से आपने धर्मेंद्र यादव को छोड़ दिया। अब आजमगढ़ के जो लोग हैं वो चाहते थे उनके बीच का व्यक्ति हो, उनके बीच से गरीब परिवार का पला हुआ एक बेटा निरहुआ चुनाव लड़ रहा था। और दूसरा, जो तमाम समाज के लोग थे, तमाम धर्म के लोग थे, वो इस बात को समझ चुके थे कि यहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। अब आप देखिए किस तरह की समीक्षा हो रही है कि अपर कास्ट हिंदू ने वोट नहीं दिया तो मुसलमान हमारा बंट गया। ये जो धर्म और जाति की राजनीति करते हुए लोग आए हैं, उनको जनता ने 3 सीटों पर पहुंचा दिया है। 2024 की प्रतीक्षा करिए, 0 सीटों पर पहुंच जाएंगे। अपना
गढ़ भी नहीं बचा पाए, ना आजम साहब बचे, ना आजम साहब का गढ़ बचा। ये 0 सीटों पर बढ़ेंगे 24 में, क्योंकि जनता इनकी करतूतें देख चुकी है कि आज जब सत्ता से लगातार बाहर है, पहली बार चुनाव थोड़े आ रहे हैं, 2014 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 21 में हारे, 22 में हारे, बाई इलेक्शन हारे। अब इसके बाद भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि जाति धर्म से उठकर राजनीति करनी चाहिए, विकास को मुद्दा बनाना चाहिए, तब जाकर इनको निश्चित तौर पे 24 में इनकी सीटें 0 होने जा रही हैं और प्रदेश और देश की जनता इनका जवाब देगी। अरे शलभ जी, एक चीज का जवाब मैं आपसे जरूर चाहता हूं। देखिए, आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला था और तीनों जो दल थे, भाजपा, सपा और बसपा, तीनों को अच्छे वोट मिले, मार्जिन भी कम रहा आपकी जीत का। खैर, जीत होती है। वहां तो चले, विपक्ष ये कह रहा है कि वोट बट गया हमारा, इसीलिए निरहुआ जी जीत गए। आजमगढ़ में क्या हुआ? आजमगढ़ में 50% से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं। वहां पर आपकी जीत होना, जो आजमगढ़ अभी आजम खान जहां से अभी विधानसभा जीते हैं, जो लोकसभा जिन्होंने छोड़ी है, वहां यह काम कैसे हुआ है? सौरभ जी, मैं तो कहूंगा कि विपक्ष का दर्द यही है, ये सही दरअसल जवाब दे नहीं पा रहे। कहते हैं कि आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ इसलिए चुनाव हार गए, रामपुर में कहते हैं कि नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हुआ इसलिए चुनाव हार गए। तो पहले तो यह तय कर लें कि आमने सामने की लड़ाई थी इसलिए हारे या त्रिकोणीय मुकाबले में हारे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आजमगढ़ की जनता हो चाहे रामपुर की जनता हो, दोनों ने देखा कि नहीं, यहां पर कौन काम कर रहा है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है। आज राशन बंट रहा है, क्या कोई जाति धर्म देखा जा रहा है, कोई क्षेत्र देखा जा रहा है? अगर लड़कियों के विवाह के लिए पैसा दिया जा रहा है, क्या कोई जाति धर्म क्षेत्र देखा जा रहा है? जो कानून का राज स्थापित हुआ है, वो चाहे गरीब मुसलमान हो, चाहे गरीब कोई व्यक्ति हो, सबको ही समझ में आ रहा है कि नहीं, आज की तारीख में जो गुंडे अपराधी हैं उनकी जगह जहां पर थी वहां पहुंचा दिया गया है। तो आज उत्तर प्रदेश में अमन और चैन का माहौल है। केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, लोगों के दिन रात उनकी खुशियां हैं उसके लिए काम कर रही है। और यही कारण है कि हम दोनों जगहों पर चुनाव जीते हैं। देखिए, आपकी सरकार के लिए और पार्टी के लिए क्या कहा जाता है कि कम से कम मुसलमान आपको पसंद नहीं करते, वो आपको वोट नहीं करते। कोई भी चुनाव होता है तो उनकी पहली प्राथमिकता यह होती है कि जीते कौन, इससे मतलब नहीं है, हारना भाजपा चाहिए। तो आपको लगता है कि अब वो जो भी ये सोच थी वो अब टूट गई है और मुसलमान भी आपको वोट करता है? कम से कम अखिलेश यादव से मुसलमान वोटर का मोह भंग हो चुका है? सौरभ जी, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में अगर आपने सहारनपुर, देवबंद इन सीटों का आकलन किया होता तो आपको अंदाजा लग जाता कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोगों का भ्रम टूटा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो एक मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, उस पर लोग जुड़ रहे हैं। और इनका जो कुचक्र है जाति धर्म और क्षेत्र का, वो नेस्तनाबूद हो रहा है, खत्म हो रहा है। इनका जो वोट बैंक बनाने का खेल था पूरी तौर पर खत्म हो रहा है। मुजफ्फरनगर दंगे किसकी सरकार में हुए? समाजवादी पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा कौन लोग मारे गए? और जब लोग मारे जा रहे थे तो कौन से लोग बैठे थे सैफई में नृत्य देख रहे थे? ये भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। इसीलिए कोई कार्ड नहीं चलेगा, ना जाति का चलेगा, ना धर्म का चलेगा, ना क्षेत्र का चलेगा, अब केवल सुशासन का कार्ड चलेगा। हमारे साथ कलीम साहब हैं, एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगातार कहा, उन्होंने तो कहा अखिलेश यादव की पार्टी निकम्मी है, इनमें ना कुव्वत है ना काबिलियत है, मुसलमान अपना वोट जाया ना करें इन पार्टियों के ऊपर। ये कोई उनका नया स्टैंड नहीं है, पहले से वो इस बात को कहते रहे हैं। आज इन दोनों जगहों पर हार का जिम्मेदार आप सीधे सीधे केवल एक व्यक्ति अखिलेश यादव को मानते हैं, कलीम साहब? जी हां, उसकी वजह यह है कि इनके 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आज इनको बुरी तरह से हार का सामना देखना पड़ा है। पहला तो ये कि ये जिनका वोट लिया, खासतौर से मुस्लिम वोट के बेस पे ही ये पूरी पार्टी जिंदा है। 2019 में भी अगर इनके 5 सांसद जीते थे उसमें से 3 मुस्लिम थे, और अभी भी जो अभी 2022 के चुनाव हुए हैं विधानसभा में, वहां पे भी मुसलमानों ने इनकी इज्जत बचाई थी। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म हुआ, खास तौर से जो मुस्लिम नौजवान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके बच्चों को पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन पर एनएसए लगा के बंद कर दिया गया और बहुत सारे बेगुनाहों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए। तो ऐसे वक्त में भी समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उनके 34 एमएलए को उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया कि सड़कों पे आ जाइए। तो ये पूरी कम्युनिटी में एक मैसेज ये चला गया कि ये आखिर हम इन्हें वोट तो देते हैं लेकिन ये मुसीबत में हमारे साथ खड़े नहीं होते। तो इसलिए जो आजम खान साहब कह रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये दोनों वो जगहें तारीखी जगहें हैं। अगर रामपुर की बात करूं तो यहां से अली ब्रदर्स निकले थे जिन्होंने अंग्रेजों को चैलेंज करके इस मुल्क को आजाद कराया था। और अगर आजमगढ़ की बात करूं तो वहां पे भी जो नेशनल शिबली कॉलेज है, वहां के लोगों ने इस मुल्क को आजाद कराने में 90 साल आगे थे। इन दोनों तारीखी जगहों ने फासिस्ट फोर्सों को हमेशा हराया है, इन सांप्रदायिक ताकतों को हराया है।
आखिर इस समाजवादी पार्टी के निकम्मेपन से, नेगेटिव होने की वजह से आज इन दोनों गढ़ों में भी ये पार्टी खत्म हो गई। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर कलीम साहब ठीक है, ये तो एक बात हो गई, एक राजनीतिक बात हो गई, आपने इतिहास भी बता दिया। रामपुर मुझे समझाइए ना, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, उसके हिसाब से समझाइए, अगर मुसलमान इतना ज्यादा नाराज हैं इनसे, आपके शब्द हैं कि ये फासिस्ट फोर्सेज हैं, मुसलमान को तो बढ़ चढ़कर इनके खिलाफ वोट करना चाहिए था। 50% मुस्लिम मतदाता है वहां पर, रिहाइश में रहता है, वहां पर कैसे जीत गए ये, अगर इनको मुसलमान का वोट नहीं मिला तो? देखिए, वहां पे सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि जो मुसलमानों पे जुल्म हुए और जो मुसलमानों को हर तरीके से परेशान किया गया, पुरानी योगी सरकार ने भी और मौजूदा योगी सरकार ने भी, तो यही समाजवादी के लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, उनके साथ खड़े हुए, आंदोलन तो मायूसी है। इसलिए उनका वोट परसेंटेज, मेरी बात सुनिएगा, कोई शख्स किसी सरकार से प्रताड़ित है, वो तो मौका मिलेगा तो जाएगा ना उसके ऊपर चोट पहुंचाने, वोट करने का मौका मिला तो वोट देगा ना। तो आजमगढ़ में तो खासकर रामपुर में तो मुस्लिम मतदाता को बढ़ चढ़कर निकलकर इनके खिलाफ वोट करना चाहिए था। नहीं, और सवाल नहीं था कि ये जीत जाते। मुसलमानों को इनसे ज्यादा गुस्सा है, इनसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उनको अपनी हस्ती से बढ़ के वोट दिया। इतना तो मुलायम सिंह को भी इतना वोट नहीं दिया था जितना अखिलेश यादव को दिया। और अखिलेश यादव ने क्या किया, उनका गुरूर देखिए कि वो अपने निर्वाचन, जहां से वो खुद एमपी थे, उस एरिया में गए तक नहीं, ये तक नहीं बताने गए कि वो आखिर लड़ क्यों नहीं रहे। यही रामपुर में हुआ। आप कह रहे हैं आज यूपी का मुसलमान जो है वो अखिलेश यादव से ज्यादा और बीजेपी से कम नाराज है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने इसमें बाई इलेक्शन में उनको सबक सिखा दिया। इसीलिए तो बीजेपी को वोट दे दिया? नहीं, बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसने वोट ही नहीं किया। अच्छा। वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा मुसलमान, इसीलिए हमारे बैरिस्टर साहब ने, आपने उनका ट्वीट भी दिखाया, उनकी बाइट भी दिखाई। अखिलेश की नाराजगी में वो भाजपा को जिता देगा, आजम खान को हरवा देगा। नहीं, सवाल क्या है, आजम खान साहब के बारे में तो आप हमसे बेहतर समझते हैं। पूरी ये जो हमें बी टीम और सी टीम और डी टीम बताते थे, आज वो बताएं कि आखिर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट होते हुए भी वहां से बीजेपी कैसे जीत गई, किसने सपोर्ट किया। आप अगर एक हफ्ते पहले की इंडियन एक्सप्रेस का कौमी कपूर का एक आर्टिकल पढ़ें, उसमें उन्होंने बाकायदा ये बताया कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग है। क्या वजह है कि जो कुछ दिन पहले बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, उनको अचानक टिकट मिल जाता है भाजपा से, और भारतीय जनता पार्टी अपने जो वहां के रेगुलर कैंडिडेट है मुख्तार अब्बास नकवी, जिनकी राज्यसभा भी जा रही थी, उनको तक कैंडिडेट नहीं बनाया। आखिर ये इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? किसकी? आजम खान की और भाजपा की अंडरस्टैंडिंग है। सवाल ये है कि दोनों, आजम खान ने अपनी सीट हरवा दी खुद भाजपा से मिलके। मैं कह रहा हूं कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। ये लिखा है, आज ये मिस्टर विज हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है, और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है कौमी कपूर का। अच्छा। उन्होंने बाकायदा ये बताया कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है, एक मिनट, नाइट जी में आ रहा हूं। नाइट जी, हाँ नाइट जी बोलिए, नाइट जी बोलिए। जो मन में आए बोलते चले जा रहे हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ रहा हूं, जवाब देने देना, बोलिए नाइट जी। आप रामपुर का सवाल बार बार कर रहे हैं कि आखिर रामपुर में कैसे जीत गई बीजेपी। दरअसल रामपुर में आपको बताती हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ रामपुर से, मेरे वालिद खुद वहां से चुनाव लड़े 96 में लोकसभा से, और मैं जुड़ी हुई हूँ वहां से। आपको बताती हूँ क्या हुआ रामपुर में दरअसल बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। अब जो बीएसपी के वोटर थे, ज्यादा तो उनके वोटर बचे नहीं, 7-8% बचे हैं। 13% वोट अभी चुनाव में मिला था 2022 के चुनाव में। 6-7% व्यक्तिगत कैंडिडेट को मिला, और 7-8% जो मायावती जी का वोट है। तो ये 7-8% जो इनके वोटर है मायावती जी के, ये इंतजार कर रहे थे कि मैडम जो है हमें निर्देश देंगी कि जाइए आप आजम खान साहब को सपोर्ट करिए। लेकिन अंत तक जब मैडम का, मायावती जी का कोई निर्देश नहीं आया, तो आधे से ज्यादा जो बीएसपी के वोटर थे 7-8%, वो घर बैठ गए। कुछ ने सपा को वोट दे दिया, और काफी हद तक लोगों ने जो है बीजेपी को वोट दे दिया। इस तरह वहां बीजेपी जीती। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वहां जो मतदाताओं को नहीं निकलने दिया, किस प्रकार से बीजेपी ने और पुलिस ने वहां तांडव रचा, वो सब। तो मायावती जी कंफ्यूज थी क्या कि उन्होंने आजमगढ़ में अपना मजबूत उम्मीदवार उतार दिया, और आप कह रही हैं कि कोई निर्देश नहीं दिया, उम्मीदवार नहीं उतारा रामपुर के अंदर? देखिए, आजमगढ़ की तो कहानी आप ये समझिए कि आजमगढ़ में भी जो है दलित मतदाता बहुत ज्यादा है, लगभग जो है 4 लाख हैं। अब उन्होंने, मायावती जी कह रही हैं कि उनको जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स ने उनको वोट दिया, तो अगर उनकी बात मान जाए तो इस हिसाब से तो बीएसपी के कैंडिडेट को वहां जीत जाना चाहिए था। लेकिन उनकी खुद अपनी बातों में उनकी बातें ही विरोधाभास। मैडम, वो वहां उनके उम्मीदवार को 2.5 लाख वोट मिल गया, उन्होंने अगर रामपुर में उम्मीदवार नहीं उतारा तो आपकी मदद की, इसको द्विपक्षीय मुकाबला बना दिया
सीधी सीधी लड़ाई टक्कर करा दी आपकी। अगर यहां होता तो यहां आपका और वोट कटता और ये 40,000 का मार्जिन है या बढ़कर कुछ और हो जाता। सौरभ जी देखिए, मैं किसी ड्राइंग रूम से बैठकर आपको बात नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको ग्राउंड की बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं रामपुर से जुड़ी हुई हूँ। चलिए ठीक है। और रही बात जो एएमआईएम के प्रवक्ता साहब अभी बोल रहे थे, तो उन्होंने 2022 का चुनाव जो रिजल्ट आया था, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को अपार जन समर्थन मिला था, उससे जो बौखला गए, उसी वजह से तो ओवैसी साहब का बयान आया था ये लखनऊ में। अब तो ओवैसी साहब लड़े नहीं, आप वहां से 1,60,000 वोटों से जीते थे, आज क्या हुआ कि हार गए वो सीट आप? अब तो ओवैसी साहब है नहीं वहां पे। आप बताइए मुझे। और ये शिवम विज कह रहे हैं कि ये कौमी कपूर ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है, इसका जवाब दीजिए। क्या कोई अच्छा ठीक है, एक सेकंड चलिए ठीक। बाकी मेहमानों के पास हम जाना चाहते हैं। एक सेकंड शिवम, सवाल केवल इतना था, रामपुर में जीत और आजमगढ़ में जीत, इसका संकेत विपक्ष के लिए क्या है और भाजपा के लिए क्या है? दोनों सीटें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल थी डेमोग्राफी के हिसाब से, फिर भी ये जीत होना क्या ये बताता है कि वो जो पुराने मिथक थे कि मुसलमान इसका वोटर है, यादव उसका वोटर है, ये टूट रहे हैं। सौरभ जी, ये कहावत है कि जो कल सारे शहर का कत्ल कराया वो आज शांति का उपदेश दे रहा है। ये तो कह रहे हैं कि मुसलमान ने समाजवादी को वोट नहीं दिया, लेकिन जब आप बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं एआईएमआईएम से कि क्या बीजेपी को दे दिया, नहीं, उसको नहीं वहां कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद वहां इनको लगी हुई है। दूसरी तरफ नाहिद लारी जी बार बार बताई जा रही है, मैं कहता हूं मैंने अपने जीवन में हार का इतना शानदार विश्लेषण आज तक देखा ही नहीं। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरी दादी को अगर मूछें होती तो मैं उनको दादा कहता। मैं ये पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं। मतलब इतना विश्लेषण, हमारी सीटें भी बढ़ी, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, हमें अपार समर्थन मिला, 40% बीजेपी को मिला, 60% बाकियों को मिला, लेकिन 60% विपक्ष में है। मैडम ये बता नहीं रही है कि इस देश में आमतौर पर 30% के आसपास आकर तो जनरल इलेक्शन में लोग जीत जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस 60% को आप कहती हैं वो डिवाइडेड है। तीसरी बात यह है कि जिन बहन जी की आप बात कर रही हैं उनके साथ तो एक बार चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं ना आप। अगर उनसे इतना ही जन समर्थन आपको चाहिए, इतनी ही मदद चाहिए कि कहां उनको कैंडिडेट उतारना है, कहां नहीं उतारना है, अगली बार फिर चले जाना उनके पास और उनसे बात करके ही कैंडिडेट उतारना। रियलिटी ये है कि एक समय में जो सीट जयाप्रदा जी भी नहीं जीत पाई थी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई। और शलभ जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। चाहे वो 14 का मसला रहा हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे उसके बाद उपचुनाव 21 हो, चाहे 22 हो, और फिर आने वाले समय में, और पहले तो मतलब ये एक 5 सीटर कार में आ सकते थे, अब तो इनको एक सिर्फ 2 सीटर कन्वर्टेबल में काम चल जाएगा, एक आदमी डिग्गी पर बैठ जाएगा, हो गया काम। मतलब 80 सीटों के राज्य में मुख्य विपक्ष अगर 3 सीटों पर सिमटने के बाद आकर टीवी पर यह कहे कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है। अगर जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी सीट हारी जाए और उसके बाद जो नंबर 1 मिनिस्टर थे वो सीट हार जाए, तो माफ कीजिए, आप सिर्फ एक किसी गुमान में जी रहे हैं। आप हर चुनाव के बाद इसी तरीके से 8 साल पुरानी वो घिसी पिटी जो स्क्रिप्ट है उसको रिपीट करते रहिए। पुलिस का बेजा इस्तेमाल, ईवीएम की खराबी, बैलेट में हम 90% लेके आए, सब कुछ इररिलेवेंट है। अच्छा, चलिए, लोकतंत्र है, जब तक आपको वोट नहीं मिल रहा है आप बहुत बुरी तरीके से हारे हैं इस बात। देखिए, हम लोग क्योंकि मुस्लिम वोट की बात ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ की बात है और रामपुर की बात है। हमारे साथ प्रोफेसर शेख सदीक साहब हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक हमारे विश्लेषण में बात निकल करके आ रही है कि मुसलमानों का वोट आजमगढ़ में बट गया क्योंकि वहां पर बसपा ने मजबूत उम्मीदवार उतार दिया। और कलीम साहब ने अभी ये कहा कि रामपुर में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया क्योंकि अखिलेश यादव से नाराजगी थी। लेकिन इनका कहना यह है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, बटा है तो यादव वोट बटा है। ये भी ये कह रहे हैं कि हार का जिम्मेदार मुसलमान नहीं है, हार का जिम्मेदार बाकी वोट है जो जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। प्रोफेसर शेख, सबसे पहले तो बात यह है सर कि जो आजमगढ़ में जो कंडीशन हुई, वहां बीएसपी जो है डायरेक्टली जो है बीजेपी का काम कर रही। आप विधानसभा का चुनाव उठा लो या लोकसभा का अभी का उपचुनाव उठा लो, बीएसपी सबसे नंबर 1 पे बी टीम का काम विधानसभा में की। आप पूरा चुनाव देख लीजिए। ठीक है, इस बार बताइए। रही बात गुड्डू जमाल को इसलिए उतारा है क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारे है, वही हुआ। अभी वहां पे जो है मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ, मैक्सिमम वोट डिवाइड हुआ गुड्डू जमाल को और समाजवादी पार्टी को। ठीक है। और कुछ आधा जो वोट जो है वो डायरेक्ट बीजेपी को चलेगा, इसलिए हार हुई। रही बात रामपुर की, आप बताए कि 50% मुस्लिम वोट है,
रामपुर में, मगर आप बहुत से वीडियो देखेंगे कि वहां पे मुस्लिम वोटर्स को वोटिंग देने नहीं दिया गया। और मैं खुद तो रामपुर जा चुका हूँ, यहाँ से 6 महीने पहले आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी जाके आया हूँ मैं। वहाँ पर जो है मुस्लिम जो है डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। मैं सिंपल सवाल पूछने गया था उनको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जी, तो कोई मिलने को तैयार नहीं था। इतना डर का माहौल जो है वहाँ पर रामपुर में पैदा हो चुका है। ये बात फैक्ट है, आप न्यूज चैनल वाले नहीं बता रहे, वो अलग चीज है। कोई एक भी वहाँ के खुद प्रोफेसर मैक्सिमम जो है मिलने को तैयार नहीं थे। नहीं चलें, डर वाली बात तो जो है आप देखें, जो वो आप कह रहे हैं कोई और जाएगा, वो कुछ और एक्सपीरियंस लेकर के आता है, उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन आपने ये कहा कि मुसलमानों ने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनको तो मतलब मुसलमानों ने नहीं हरवाया है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अभी आप खुद कह रहे हैं कि बसपा की वजह से मुसलमान का वोट बट गया। इसका मतलब तो ये कि मुसलमानों की वजह से जो है आजमगढ़ में, कम से कम आजमगढ़ में जो है हार हुई है समाजवादी पार्टी की। कलीम साहब की पार्टी भी ये कहती रहती कि मुसलमान हार जीत तय नहीं करता है, लेकिन क्या नहीं तय कर दिया आजमगढ़ में कलीम साहब? इसमें दोनों प्रोफेसर साहब एक मिनट, कलीम साहब देखिए, समाजवादी का जो अपना वोट, जो अपना पर्सनल वोट है, यादव वोट, वो पहले भी बटा था, अभी भी उसने साथ नहीं दिया। वरना सेम सिचुएशन बदायूं में है। धर्मेंद्र यादव 2019 में भी हारे, वहां पे भी यादव और मुस्लिम इतना ही है, और ये और बीएसपी के साथ मिलकर लड़े थे। अगर ये तीनों को मिला दे तो 60% से ज्यादा वोट है। वहां पे भी इनका अपना वोट भाग गया था, और इस बार भी यादव ने वोट बीजेपी को किया। सिर्फ ये समाजवादी की पूरी जो सियासत है वो मुस्लिम बेस पर है। अब ये अलग बात है कि मुसलमान भी इनसे मायूस हो गया, इसलिए इनको अब बुरी तरीके से हार। ये बात तो साफ हो गई ना, ये बात तो साफ हो गई आजमगढ़ में कि जो विधानसभा चुनाव में दिखा था कि मुसलमानों ने अपना सारा वोट एक मुश्त अखिलेश यादव को दिया कि यही टक्कर ले सकते हैं भाजपा से, उसका भरोसा उठ गया है। आज एक गुड्डू जमाली बसपा का एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो उसको लगा कि नहीं भाई, समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो है उस बसपा की तरफ भी चले गए। एक विश्वास जो है वो समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का हिलता दिखाई दे रहा है। मैं रुचि जी का कमेंट चाहता हूं उस पर। रुचि जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो नतीजे हैं वो यही बता रहे हैं, और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ये कि जैसा आपने भी कहा कि अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए, और उसमें आप आजमगढ़ की सीट 10 ले लीजिए या रामपुर की 5 ले लीजिए। आजमगढ़ में 10 में से 10 समाजवादी पार्टी जीत गई और रामपुर में 5 में से 3 जीत गई। तो यानी उस समय मुसलमानों ने बड़ी तादाद में सिर्फ इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि पूरे यूपी में एक मुश्त वोट दिया समाजवादी पार्टी को। उनको बहुत उम्मीदें थी। अब सरकार नहीं बनी अखिलेश यादव की, तो वो विपक्ष का काम करते, मुसलमानों के जो मुद्दे थे उनको कहीं वो उठाते हुए नजर नहीं आए। तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि हमने इनको वोट दिया, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ रही है, चाहे नूपुर शर्मा की बात हो, चाहे बुलडोज़र प्रयागराज और कानपुर में जो भी कुछ हुआ, उनमें किसी भी मुद्दे पे अखिलेश यादव कहीं दिखाई नहीं दिए, ना उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई दी। दूसरी बड़ी बात, मुसलमानों को अब ये लग रहा है कि जो बीजेपी है उसको हम एक तरह से अछूत मानते चले आ रहे हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब क्या है कि बीजेपी सरकार फ्री राशन दे रही है, आवास दे रही है, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय दे रही है, बाकी जो गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं वो चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश की हों, वो सबको दी जा रही हैं। गांव में अगर आप जाएंगे, आजमगढ़, रामपुर, कहीं भी, तो वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ये योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। और दूसरा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके पूछ रहे हैं कि आपको ये योजनाएं मिल रही हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, राशन मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो उनको ये फीलिंग आ रही है कि हमें इनको भी मौका देना चाहिए। तो इसलिए मुसलमान, आप सारे मुसलमान नहीं लेकिन बड़ी तादाद में रामपुर में इस वजह से बीजेपी को वोट दिया है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि करीब 15-16% मुसलमान बीजेपी की तरफ गए हैं, उनको वोट किया है इस उम्मीद के साथ कि विकास होगा। एवरेज क्या रहता है मुसलमान वोटर का रुझान हर चुनाव में बीजेपी की तरफ? देखिए, वो तो बिल्कुल ना के बराबर रहता है, क्योंकि पिछले चुनाव में थोड़ा मिला था, महिलाओं ने वोट किया था। बताया, लेकिन एक वजह और भी है, 1% बड़ा है वोट, इतना जो इतनी एक सेकंड इनकी बात कंप्लीट हो जाए। एक सेकंड, मैंने इसलिए पूछा कि इन्होंने कहा 15-16% वोट रामपुर में मुसलमानों का मिला इस बार, कम से कम, ये अपने आप में बड़ी बात है। वो एवरेज जो मेरी समझ में रुचि जी बेहतर जानती है 4 से 8% के बीच रहा करता है।
और वो कई कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिला था मुसलमानों का, कुछ में नहीं मिला था। लेकिन जब मुसलमानों ने ये देखा कि हमने वोट दिया लेकिन हमारे लिए समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे या कुछ कर नहीं रहे हैं, हमें जब जरूरत पड़ रही है तो वो विपक्ष में होकर हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, वो भी वो नहीं कर रहे हैं। फिर जब चुनाव हो रहा है तो वो वोट मांगने भी हमसे नहीं आ रहे। आप सोचिए, आजमगढ़ उनकी सीट थी अखिलेश यादव की, वो वहां से एमपी थे, वो वहां भी वोट लेने नहीं गए और धर्मेंद्र यादव को लेकर भी वहां नाराजगी थी। अब गुड्डू जमाली जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, वो वहां के पुराने रहने वाले हैं, वहां से विधायक रह चुके हैं, लोगों का काम करते हैं। कोरोना काल आया, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया और गुड्डू जमाली को जब बीएसपी से मायावती ने निकाला था विधानसभा चुनाव के पहले, तो गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी में जाने की कोशिश की थी, एक तरह से टिकट भी तय हो गया था, लेकिन आखिरी टाइम पे अखिलेश यादव ने उसको काट दिया, तो इसलिए भी उनके समर्थकों में वहां नाराजगी है। अच्छा, मैं आपसे शॉर्ट में पूछूं, मुस्लिम साइकी, मैं अब शराब जी आया 1 मिनट में, कि अब ये जो मुस्लिम साइकी मानी जाती थी कि भाजपा से हमारा बैर है, कुछ भी हो जाए इसको हराने के लिए वोट करना है, वो साइकी धीरे धीरे टूट रही है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि बैर रखने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और जो सरकार की योजनाएं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो सभी लोगों को उसका फायदा मिल रहा है और उसमें मुसलमान भी शामिल है। एक मिनट शलभ जी पहले बोले, फिर नाइक जी बोले। शलभ जी। सौरभ जी, मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। मैं आजमगढ़ के चुनाव में लगा था और गुजर पार मंडल है वहां पर, वहां के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश सिंह है, उनकी बड़ी चिंता थी कि करीब 30% ऐसे बूथ हैं जहां पर बूथ अध्यक्ष मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया है। हम सब जब वहां पर गए और बूथ अध्यक्ष नियुक्त करना शुरू किया, आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरपार मंडल में इन 30% बूथों पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम यूथ निकल के आए, लड़के निकल के आए और बोले साहब हम बीजेपी का बस्ता रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें बूथ अध्यक्ष बनाइए। ऐसी जगहों पर जहां पर बूथ अध्यक्ष ढूंढना एक वक्त में चुनौती होता था, हमें यह चुनौती हुआ कि हम 10 में किसको चुने, और अभी मैं रिजल्ट देख रहा था कि बहुत सारी जगहों पे वहां से वोट निकल कर आए हैं। कारण यह है कि जो बात रुचि जी कह रही हैं कि ग्राउंड जीरो तक कोई भेदभाव नहीं हुआ किसी भी योजना में। आप मुझे एक योजना बता दें, यहां हमारे वैचारिक विरोधी भी बैठे हैं डिबेट में, ये भी कह रही है कि जो बीजेपी ने जुल्म ढाए तो उसके खिलाफ नहीं बोले, किसी जाति के लिए हो, किसी धर्म के लिए हो, ये जाति के खिलाफ हो, धर्म के खिलाफ हो, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो शिक्षा की योजना हो, चाहे वो बीमा देने की योजना हो, सभी के लिए। और जो मकान बने हैं, आप जाकर देखिए, जो तमाम मुस्लिम तबके के लोग जो ये सपना नहीं देख सकते थे कि कभी उनकी पक्की छत होगी, उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आवाज दिया गया, बहुत सारे लोगों ने वहां पर प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई और महिलाओं के नाम से है ये मकान, महिला उसकी मालकिन है, इसका असर पड़ा है। और ये अब मुसलमानों के लिए भाजपा छूत नहीं है, आप भी ये बात कह रहे हैं। समय चला जाएगा, नाइक जी की बात आ जाए। नाइक जी। अब सौरभ जी, समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ती है, चाहे पिछड़े, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, नौजवान, किसान, महिलाएं, व्यापारी, और वहीं उल्टी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं, चाहे किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी। इसीलिए ये चुनाव जीतते जा रहे हैं और आप हारती जा रही हैं। कहीं तो जो है आपको झांकना पड़ेगा ना कि भाई हमारी ताकत क्या है, क्यों कम हो रही है। 10 सेकेंड। सौरभ जी, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जहां जहां भाजपा की सरकार है, केवल वहां पर जो है धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, प्रशासन की मदद से चुनाव जीतते हैं। जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां तो चौथे स्थान पर वहां जमानत जब्त हो जाती है। आपके अपने साथी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, मैंने बयान दिखाया है, अखिलेश यादव जी को अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको जमीन पर उतरना पड़ेगा अगर भाजपा का मुकाबला करना है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं गुड्डू जमाली पे 2,66,000 वोट्स हैं और धर्मेंद्र यादव पर 3,04,000 वोट्स हैं। इनमें भरोसा है किसको? किसी को भी नहीं है। मुख्यमंत्री के परिवार का इतना बुरा हाल है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। देखिए, इसमें अगर एक हारने की एक वजह यह भी रही कि उनका परिवार में जो 7 लोग एमपी हुआ करते थे उनको 6 को हरा दिया। और एक और जो अच्छी चीज डेवलप हो रही है कि आप मुसलमान चाहते हैं कि उनकी अपनी क़यादत, इंडिपेंडेंट उनकी पॉलिटिकल वॉइस हो। लेकिन आप उनकी बिल्कुल पसंद नहीं है मुसलमानों की। अब इसीलिए उन्होंने, आपने देखा ना क्या हाल हुआ आपका 100 सीटों पर चुनाव। कलीम साहब, यूपी चुनाव में, एक सेकंड, कलीम साहब, यूपी चुनाव में कितना % वोट मिला एआईएम? हमें यूपी चुनाव में उतना वोट मिला जितना कांग्रेस को मिला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये सारी सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को ठक्कर
बेवकूफ बनाकर आज यहाँ चलिए, पहुंचाया ठीक है। सबसे आखिर में उन्होंने आजमाया था समाजवादी को, अब इससे भी उनका इनको भरोसा इसी टूट बात गया। की तकलीफ चलें, है। समय इंडिपेंडेंट इजाजत नहीं दे रहा है कि और आगे नहीं, चर्चा करें, लेकिन ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर हम बहुत देर बात कर सकते थे। बहुत शुक्रिया शलभ जी आपका, नाहिद जी आपका, कलीम साहब आप स्टूडियो में आए, प्रोफेसर शेख सदीक आपका, शिवम त्यागी जी, रुचि जी, बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।